हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की जो पूरी बुक होती है उसमें से जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न के 10 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखा था, साथ में सोल्यूशन को भी किया था। ठीक, आज उसी का पार्ट सेकेंड है। तो जितने भी आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की पूरी बुक से, जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत करने वाले हैं। तो आप लोग सभी वीडियोस को अच्छे तरीके से देखो, और साथ ही में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं सारे प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आपके बोर्ड परीक्षा में 3 से लेकर के 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार इस प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो सारे प्रश्नों को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हो चलो। और अगर आपको इसी प्रकार से पीडीएफ वगैरह चाहिए और साथ ही में क्लास 12 केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। केवल चार्ज 150, जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक, और साथ ही में जो डेली बेसिस पे क्वेश्चन आंसर अपलोड होते हैं इस प्रकार से, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, तो जिनको भी ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको डेमो नोट्स भेज दूंगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और जो हमारी क्लास 12 केमिस्ट्री की जो पूरी बुक होती है उसमें से जो हम लोग महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे थे, उसमें से आज का आपका पार्ट नंबर सेकंड है जिसे हम लोग देखने वाले हैं। और ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग आपकी पूरी क्लास 12 केमिस्ट्री की जो पूरी बुक होती है उसमें से लगभग 75 से 80 प्रश्न जो होते हैं अति लघु उत्तरीय की बात करें, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो उन सारे प्रश्नों को हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत करने वाले हैं। और जैसे ही आपका समाप्त होगा, आपका लघु उत्तरीय भी स्टार्ट किया जाएगा। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका जल्दी जल्दी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ठीक, डेली बेसिस पर। और इसी प्रकार से आपको केमिस्ट्री में साथ साथ फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलना स्टार्ट हो गया है, तो उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर आए हैं तो आप लोग जाकर के उसे भी चेक कर सकते हैं। और बायोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं। ठीक, तो पूरी तैयारी हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो जो हमारा पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम लोग 10 से आगे को क्वेश्चन जो करने वाले हैं उसे आप लोग समझिएगा। और इससे पहले का जो क्वेश्चन थे, अगर आपने उसे नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग जाकर के पहले उसे तैयार कर लेना, फिर इसको भी तैयार कर लेना। और जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से, सारे प्रश्न के आगे मैंने लिख दिया है कि कितनी बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया, और साथ में इसका सोल्यूशन किस प्रकार से करना है आपको, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लेना, और फिर आपको पूरे पूरे मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, आ जाते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर इससे पहले क्वेश्चन आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के उसे भी देख लेना। ठीक, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 11 है पार्ट नंबर 2 का, वो आपका होता है कोल राउस का नियम क्या है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में तो आता ही है, साथ में आप लोग के लघु उत्तरीय में भी पूछा जा चुका है, तो उसे भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लें, ताकि अगर आपसे कहीं भी पूछा जाए और आप लोग उसे आराम से इसका आंसर बता सको। ठीक, 2014 में, 15 में, 16, 17, 18 और 20 में लगातार क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और डेली बेसिस पे इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करते हुए चलिए, क्योंकि अभी आप लोगों के पास समय है। अगर आप लोग ज़्यादा लेट कर देंगे फिर आप लोग इसे तैयार नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से, फिर वहाँ पर जाएंगे जब एग्जाम देने तो सारे क्वेश्चन आपके मिक्स हो जाएंगे और आप अच्छे तरीके से लिख नहीं पाओगे, जिसकी वजह से आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक, तो इसीलिए आप लोग आज से ही सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर दो। इससे पहले का जो वीडियो है उसे अगर आपने नहीं देखा उसे भी देखो, इसमें जो वीडियो है ये भी आप लोग पूरा अंत तक देखो, सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करो, डेली बेसिस पे तैयार करो। ठीक, और साथ ही में अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन रहता है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी वीडियो बन जाएगा। ठीक, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं किस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिखेंगे। ठीक, इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, कोलराउ द्वारा प्रस्तावित आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के नियम के अनुसार, यानी कि उन्होंने जो नियम दिया था उसके अनुसार किसी वैद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर जो चालकता होती है वो लैम्डा मोलर इन्फिनाइट होती है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो मोलर चालकता होती है हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं लैम्डा मोलर इन्फिनाइट। ठीक, उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं जो आपका होता है लैम्डा 0 अनंत तथा लैम्डा 0 अनंत, ये 2 होते हैं। ठीक, का कुल योग जो होता है कुल योग होता है। ठीक, इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से आपको लिखना है, लैम्डा मोलर इन्फिनाइट बराबर क्या होता है, प्लस में यानी कि पॉजिटिव लैम्डा 0 इन्फिनाइट प्लस में निगेटिव लैम्डा 0 इन्फिनाइट, इस प्रकार से आपको लिखना है। आप लोग यहाँ पर बताना चाहें तो बता सकते हैं। अगर ये आपका अति लघु उत्तरीय में प्रश्न आता है तो आप लोग यहाँ तक लिख देना, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप लोग इससे ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो भी आप लोग लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका अगर लघु उत्तरीय में आ जाता है तो आप लोग को पूरा पूरा आंसर यहाँ तक लिखना है। ठीक, तो आगे आप लोग बता सकते हैं जो आपका B प्लस होता है तथा B माइनस जो होता है वो विद्युत अपघट्ट के एक अणु के वियोजन से उत्पन्न क्रमशः धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या, यानी कि जो आपका कह सकते हैं विद्युत अपघट्ट का एक अणु
अणु जो होता है जब उसका वियोजन होता है तो उससे क्या होता है, धनायनों तथा ऋणायनों की जो संख्याएं होती हैं वो प्राप्त होती हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग HCl को देख सकते हैं। जब HCl को क्या कर सकते हैं, जब HCl का वियोजन होता है तो क्या होता है, H+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है, जिनकी संख्याएं एक एक होती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि जैसे कि HCl के लिए B+ बराबर 1 होता है तथा B- जो होता है 1 होता है, ठीक, क्योंकि धनायन जो होता है वो आपका H+ की संख्या जो होती है 1 होती है और ऋणायन जो Cl- होता है उसकी संख्या भी 1 ही होती है। तो इस प्रकार से आप लोग जो कोलराउस का जो नियम होता है वो क्या होता है, इस प्रकार से आप लोग उसका आंसर बता सकते हैं। तो इसे आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपका होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग लिखिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 2012 में, 14 में और 16 में आया हुआ है और साथ में 2023 में भी आने की इसकी संभावना है। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो हम लोग को इसमें बताना क्या, हम लोग को बताना है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसके 2 अनुप्रयोग हम लोग को बताने हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। जब आप अपने बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखोगे तो आप लोग इस प्रकार से लिखना कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के जो 2 अनुप्रयोग होते हैं वो निम्नलिखित हैं। फिर आप लोग पहली हेडिंग डालना और लिखना स्टार्ट करना, विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विद्युत धनात्मक तत्व जो होते हैं वो निम्न विद्युत धनात्मक तत्वों को उनके लवड़ों के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसमें जो उच्च विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं वो जो उनसे जो कम वाले विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं उनको वो उनके लवड़ों के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। जैसा कि आप लोग जान सकते हैं यहाँ पर जिंक जो होता है वो कॉपर से क्या होता है, कॉपर से अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, इसीलिए जब कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है उसमें से जिंक कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि जैसे कि जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसके दूसरे पॉइंट की ओर देखेंगे, यानी कि जो दूसरा अनुप्रयोग है उसे भी देखेंगे हम लोग। तो इसमें आपका दूसरा अनुप्रयोग है विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है और ये दोनों पॉइंट को अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है। अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है आप लोग डेफिनेटली अच्छा स्कोर करके आएंगे अगर आप लोग इसे अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, ठीक। तो इतना लिखेंगे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हम लोग उसे देखते हैं। इस पेज को मैं हटा देता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, ठीक। तो ये आपका 13 वाला जो क्वेश्चन है वो आपका होता है तापीय गुणांक क्या है, अभिक्रिया के वेग से इसका संबंध बताइए, ठीक। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री की पूरी बुक से वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताने वाला हूँ ताकि आप लोग कम समय में अच्छे नंबर स्कोर कर सके अपने बोर्ड परीक्षा में, ठीक। सर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि जो तापीय गुणांक होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर के 2 भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक। इतना आप लोग लिखना है। उसके बाद फिर आप लोगों को लिखना क्या है, इसमें लिखना है अभिक्रिया के वेग से इसका क्या संबंध है उसको बताना है। तो इस प्रकार से आप लोग बताएंगे वेग स्थिरांक का जो तापीय गुणांक होता है बराबर होता है T+10 सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान, यानी कि जो T होता है इसे हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। तो ये टेम्परेचर +10 सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान अपान में आप लोग बताएंगे टेम्परेचर सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान। इस प्रकार से आप लोग लिख देना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि यह जो प्राप्त मान होता है, यानी कि जो इससे प्राप्त मान होता है वो 2 और 3 के मध्य होती है, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं। तो तापीय गुणांक के बारे में जितनी चीज़ें आपको बतानी थी, अगर आपका आती लघु उत्तरीय में प्रश्न आता है तो आप लोग इतना लिखेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो जल्दी से इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका होता है उत्कृष्ट गैसें अक्रिय क्यों होती हैं, इनके द्वारा बनाए गए 2 यौगिकों के सूत्र लिखिए, ठीक। 2010, 2013, 2016 और 2019 में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे, उत्कृष्ट गैसों को हम लोग अक्रिय गैस भी कहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग आंसर लिखेंगे, उत्कृष्ट या फिर अक्रिय गैसों के सभी कक्ष पूर्णतया भरे होने के कारण ये संतृप्त होते हैं और इसी कारण रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। जी आपको ध्यान देना है कि जो उत्कृष्ट या फिर अक्रिय गैस होती हैं इनके जितने भी कक्ष होते हैं वो पूर्णतः भरे हुए होते हैं और इसी के कारण ये क्या करती हैं, ये संतृप्त होती हैं। ये भरा होता है इस वजह से ये संतृप्त होती हैं और इसी कारण ये रासायनिक अभिक्रियाओं में या कह सकते हैं क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, ठीक। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। यही आगे यहाँ पर लिखा गया है, इन तत्वों के आयनन विभव जो होते हैं वो स्थायी इलेक्ट्रॉन कक्ष होने के कारण उच्च होते हैं और साथ ही में अतः यह रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। आगे आप लोग इसके बारे में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, इनके द्वारा बनाए गए 2 यौगिकों के सूत्र लिखे, तो आप लोग बता सकते हैं इनके द्वारा बनाए गए 2 यौगिक क्रमशः हैं XeF6 और साथ ही में XeO
F4 हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 क्या है उसे भी आप लोग देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है वो आपका होता है रेडान की खोज किसने की, इसका किस रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 3 बार आ चुका है। इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि जो रेडान होता है इसे हम लोग आर्यन से प्रदर्शित करते हैं कि खोज डार्न ने की थी और इसका जो उपयोग होता है उपयोग हम लोग कैंसर के उपचार में करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि रेडान की खोज डार्न ने किया और साथ ही में इसका उपयोग हम लोग कैंसर के उपचार में करते हैं। तो इस प्रकार से आपके 15 क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो 15 हो गए हैं, बाकी के जो आपके 5 क्वेश्चन बचते हैं इस वीडियो के उसे भी हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 16 क्या उसे भी आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, 2010 और 2018 में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। आप लोग किस प्रकार से लिखना है अब आप लोग उसे देख लीजिए। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि फार्मेल्डिहाइड जो होता है वो अमोनिया से अभिक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाती है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो आपका फार्मेल्डिहाइड होता है जब वो आपका अमोनिया से अभिक्रिया करेगा तो आपका क्या बनेगा, बनेगा आपका हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सामीन कहते हैं या फिर हम लोग यूरोट्रोपिन कहते हैं। ठीक, तो उसका अगर आपको समीकरण भी पूछा जाए तो आप लोग समीकरण भी बता सकते हैं कि जब आपका फार्मेल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो आपका यूरोट्रोपिन का निर्माण होता है। ठीक, तो इस प्रकार से अगर आपके बोर्ड परीक्षा में समीकरण भी लिखने को कहे और या फिर नहीं भी कहे तब भी आप लोग अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आता है कि यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी लिखिए तो आप लोग उसका समीकरण भी लिख करके बता देंगे। इस प्रकार से मैंने लिख करके दे दिया है ताकि आप लोग को पूरे पूरे मार्क्स मिल जाए आसानी से और एग्जामिनर पर भी आपका अच्छा प्रभाव पड़े। आप लोग समीकरण को भी अच्छे तरीके से लिख देना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है फार्मेलिन क्या है और उसके उपयोग लिखिए। ठीक, यानी कि फार्मेलिन क्या होता है और उसका उपयोग हम लोग को बताना है। 2010 और 2018 में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लोग किस प्रकार से बताएंगे मैं आपको बताता हूँ। आप लोग लिखेंगे इसमें जो आपका फार्मेलिन होता है वो फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो आपका फार्मेल्डिहाइड होता है उसी का जलीय विलयन आपका फार्मेलिन होता है, जिसमें फार्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। यानी कि जो आपका फार्मेलिन होता है उसमें फार्मेल्डिहाइड की जो अधिकतम सांद्रता होती है वो 40% तक होती है। ठीक, यह जो विलयन होता है यानी कि जो फार्मेलिन विलयन होता है वो मृत जीवों के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। यानी कि जो मृत हो गए जीव होते हैं उनको परीक्षा प्रदान करने के लिए यह फार्मेलिन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका भी आंसर बता सकते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो हमारा अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका होता है कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 बार पूछा जा चुका है। जो आपका इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन होते हैं। ठीक, या फिर हम लोग इसको इस प्रकार से बता सकते हैं कि या वह पदार्थ होते हैं जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं। यानी कि इस प्रकार से भी आप लोग बता सकते हैं कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है ये जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर बता देंगे। 3 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है साधुर्म नाइट्रिक अम्ल किसे कहते हैं। 2012 से लेकर के 2011 में आया है, 2007 में आया है। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड या फिर हम लोग कह सकते हैं NO तथा NO2 घुले रहते हैं साधुर्म नाइट्रिक अम्ल कहलाता है। ठीक, जिसमें क्या होता है जो सांद्रता जो होती है वो 98% सांद्र HNO3 होता है, जिसे ही हम लोग साधुर्म नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है इस वीडियो का, तो उसे भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना, तभी आप लोग वीडियो को लीव करना। ठीक, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जो आपका है, जो आपका होता है इनुलिन से फ्रक्टोज कैसे प्राप्त करते हैं समीकरण दीजिए। ठीक, यानी कि हम लोग को इनुलिन से फ्रक्टोज प्राप्त करने का समीकरण बताना है। तो आप लोग लिखेंगे इसका आंसर 2017 और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि इनोलिन जो होता है वो डहेलिया के पौधों की गांठों से प्राप्त एक प्रकार का स्टार्च है। ठीक, इनोलिन जो होता है उसको हम लोग तनु H2SO4 के साथ जल अपघटित करने पर फ्रक्टोज औद्योगिक मात्रा में बनता है। यानी कि जब इनोलिन होता है जब उसको हम लोग तनु H2SO4 के साथ जल अपघटित करते हैं तो फ्रक्टोज जो होता है वो औद्योगिक मात्रा में बनता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसका समीकरण भी बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में इस सीरीज के अंतर्गत नेक्स्ट वीडियो को भी आप लोग अच्छे तरीके से देखना। 70 से 75 प्रश्न होते हैं पूरे बुक के, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की बात करें, अति लघु उत्तरीय की बात करें। ठीक, तो 70 से 75 प्रश्न जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उसमें से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग डेली बेसिस पे तैयार करते हुए तभी आप लोगों ने बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।